हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये आपका सचिवालय सहायक के लिए टेस्ट नंबर कितना है। तो ये आपका टेस्ट नंबर 17 है। इससे पहले हम 16 टेस्ट करवा दिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप उसको नहीं देखे अभी तक तो देख लीजिए, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन है सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न जैसा है उससे इसको थोड़ा सा अप लेवल रखा गया है ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छा से सहूलियत मिल सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन टेस्ट नंबर 17 का। देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि आपको अच्छा से दिख सके। हालांकि ये पेन से लिखा हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप अच्छे से सुनिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न का सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले बात, सही क्रम के लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो शिशुनाग वंश जो है, इसकी स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया था और ये जो है 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक ये था शिशुनाग वंश। ऑप्शन आने की 2 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ कि सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 से लेकर के और 323 ईसा पूर्व के बीच में किया था, जो कि 19 महीना लगभग भारत में सिकंदर रहा था। तीसरा है आपका कि कलिंग का युद्ध, ये 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा ये कलिंग का युद्ध किया गया था। और चौथा जो आपका मेगसनीज का भारत यात्रा, तो मेगसनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यानी कि 305 ईसा पूर्व में भारत आया था। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप देख लीजिए सही कालक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, 1 के बाद आपका 2 हो जाएगा, 2 के बाद आपका 4, 4 के बाद 3, मतलब सबसे लास्ट में 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस तरीके से आपको सभी को बारीकी से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कह रहा है यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो एलिफेंटा क्या है, एलिफेंटा एक गुफा है। क्या है, गुफा है। और श्रवण बेलगोला क्या है, तो ये आपका एक मूर्ति है। किसका, तो बाहुबली का। किसका मूर्ति है, बाहुबली का। देखिए यहाँ पे जो हम बता रहे थे आपका कि एलिफेंटा क्या है, तो एलिफेंटा एक गुफा है। उसके बाद श्रवण बेलगोला की बात करें तो ये आपका एक मूर्ति है। किसका, तो बाहुबली का ये मूर्ति है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया, ये भी पूछा जाता है। तो चमुंड राय के द्वारा ये बनवाया गया था। खजुराहो की बात करें तो ये आपका एक मंदिर है जो कि चंदेल शासक के द्वारा बनवाया गया। जबकि सांची क्या है, तो एक स्तूप है जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया और ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो सभी आपको याद रखना है, एलिफेंटा की जो गुफा है ये कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो देखिए, ब्राह्मणों पर जो जजिया कर है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। और देखिए, जजिया कर जो होता है ना, ये गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला एक कर था, जबकि जकात जो था ये मुस्लिम से लिया जाता था। ठीक है। तो आप कैसे याद रखिएगा, तो देखिए यानी कि यहाँ पे जजिया से आप जय यानी कि जय को निकाल लीजिए। देखिएगा, कोई भी चीज़ मतलब हिंदू धर्म में कहीं पे भी कुछ भी होता है ना, मूर्ति उर्ति में, तो वहाँ जय का जयकारा लगाया जाता है। तो यहाँ गैर मुस्लिम से किसका बात हो रहा है, मतलब हिंदू की बात हो रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखिए। हालांकि कन्फ्यूज यहाँ लोग हो जाते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे जय से आप जजिया याद रखिएगा। ठीक है। जजिया कर जो किसके, मतलब हिंदू पर लगाया जाता था, मतलब गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था ये कर। और जकात जो है ये मुस्लिम पर लगाया जाने वाला कर था। और ये मतलब ब्राह्मणों पर जो लगाया था ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो सबसे पढ़ा लिखा शासक था और इसका जो शासनकाल था ये 1325 से लेकर के और 51 तक इसका शासनकाल था। और सबसे मतलब असफल शासक यही रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि जहांगीर ने अपनी पत्नी के किस यानी कि पटमहिषी या बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान किया था। तो जहांगीर जो है मतलब अपनी पत्नी को जो है ये उपाधि प्रदान किया था। तो उनका नाम क्या था, तो यानी कि मानबाई को, जहांगीर की जो पत्नी मानबाई थी उनको ये चीज़ें मतलब बादशाह बेगम की उपाधि से उनको मतलब दिए थे। जहांगीर के द्वारा ये उपाधि दिया गया था। किसको, तो यानी कि मानबाई को दिया गया था। जबकि अगर हम बात करें नूरजहां के, तो भी जहांगीर की पत्नी है और ये सबसे ज़्यादा सुंदर थी जहांगीर की जितनी भी पत्नी थी उसमें। और इसका जो ओरिजिनल नाम है वो मेहरुनिसा इनका नाम है। ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना यानी कि जो है मतलब मुख्यालय स्थापित किया था।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में सब कुछ जान लीजिए। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले 1875 में यूएसए में किया गया था, और किसके द्वारा? तो मैडम एचपी व्लादिवोस्टोक के द्वारा और कर्नल आल्टमैन के द्वारा किया गया था। तो ये आपको दोनों याद रखना, इनके द्वारा यूएसए में स्थापना किया गया था। जबकि अगर हम बात करें कि इंडिया में इसका स्थापना जो है कब, तो 1882 में, और मद्रास के अडयार में किया गया। कहाँ पे? मद्रास के अडयार में किया गया। और एनी बेसेंट जो है भारत में इसके प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा मदद किए थे। किनको? तो ये मैडम एचपी को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। इसके मुख्य सदस्य के रूप में मतलब बाद में एनी बेसेंट ने इसका भूमिका निभाए थे, मतलब प्रचार प्रसार के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग यानी कि पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग ने किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें याद रखना है जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कि पूछेगा आपके कि सबसे पहला विचार जो है पाकिस्तान के लिए किसके मन में आया? तो सबसे पहला जो है विचार वो 1930 में मोहम्मद इकबाल के मन में ये विचार आया पाकिस्तान के फॉर्मेशन के। जबकि एक तरफ मोहम्मद इकबाल जो है मतलब ये भी गाना गाए थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, और दूसरी तरफ इन्होंने इनके मन में जो पहला ख्याल आया था क्या, कि पाकिस्तान बनाने का, एक अलग देश बनाने का ख्याल इनके मन में विचार आया था। जबकि अगर आपसे ये पूछ ले कि पहली बार पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया गया, जो कि वो अपने एक पैम्पलेट यानी कि पैम्पलेट जैसे कि नाउ एंड नेवर पैम्पलेट था उसमें इन्होंने छापा था। जबकि अगर ऑफिशियली बात करें कि ऑफिशियली पाकिस्तान की मांग किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पहली बार ऑफिशियली पाकिस्तान की मांग किया गया था, और ये लाहौर अधिवेशन 1940 में इसको स्वीकार मतलब मांग किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में 1940 में स्वीकार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार ऑफिशियली मांग किए थे। तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। 1930 में पूछे विचार सबसे पहले पाकिस्तान के किसके मन में आया था, तो मोहम्मद इकबाल के मन में। अब पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने 1933 में नाउ एंड नेवर पैम्पलेट में, और ऑफिशियली मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, आपको देखिए सबसे पहले हम एक चीज़ बताते हैं, ये सब जो लिख करके लेके आते हैं ना, इससे बेनिफिट क्या होता है, हम ये बोल के भी आपको सुना सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ जब रहता है ना तो हम बोलते भी और आप उसको देखते भी है, मतलब सुनना और देखना, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन पावर जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा मेहनत करके और आपका टाइम भी थोड़ा कम लगे, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट हम कैसे आपको दें, ये हमारा हमेशा कोशिश रहता है। और हमें भी टाइम का भी बहुत मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके जो भी एटलीस्ट प्लेटफॉर्म में जो टेस्ट हो रखा है, जो सबसे बेस्ट टेस्ट है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो तो हम एटलीस्ट आपको करवा ही देंगे, ठीक है, किसी तरह। और जो अभी तक जो मतलब 16 को टेस्ट करवा दिए उसको दोस्तों देख लीजिए, ये कंटेंट आपको मतलब जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। आप क्या सोचते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग जो होता है आपको अच्छा हमेशा बताने का कोशिश करते हैं। देखिए 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यानी कि लोएस किस प्रकार की मिट्टी है। तो देखिए लोएस क्या होता है ना कि जैसे कि रेगिस्तान क्षेत्र जिधर होता है ना, उधर के तरफ में ये बालू छोटे छोटे कंकड़ से जो मैदानी बनता है ना, उसी को हम लोएस बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पवन के निक्षेपण से जो बनता है उसी को हम लोएस मिट्टी कहते हैं। अगला देखिए, अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है। तो मतलब कौन से जल जो है संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है। देखिए इधर आपका यूरोप हो गया और यहाँ आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो जल संधि है ना, तो इसको कौन सा जल संधि, तो जिब्राल्टर जल संधि है, जो कि आपको मतलब अफ्रीका के मोरक्को और स्पेन यानी कि और यूरोप के जो स्पेन है, ये दोनों को अलग करता है। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे दिया जाता है कि मोरक्को और स्पेन को जो अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि, तो मतलब ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किसको जोड़ेगा, तो अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ेगा। यहाँ पे 1-2 और ऑप्शन है देख लीजिए, जैसे कि यानी कि बास पेरस की अगर बात करें तो ये आपका काला सागर को मरमरा सागर के से जोड़ता है। और अगर हम डोबर जल संधि की बात करें तो ये आपका यूके और फ्रांस को अलग करता है, जबकि यूके और फ्रांस को जोड़ता है, और ये आपका इंग्लिश चैनल के माध्यम से इसको जोड़ता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कहाँ है। तो देखिए भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये आपका सिक्किम में है, कंचनजंगा है, ये मतलब भारत में है, ठीक है। K2 की बात करें ना तो ये भारत की है, अभी भारत में नहीं है, ठीक है। तो सिक्किम में है जो कंचनजंगा, इसका हाइट कितना है तो 8598, कितना तो 8598 मीटर इसका हाइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर कितना है तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है। तो देखिए नॉर्वेस्टर से जो वर्षा होती है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में ये वर्षा होता है, जो सागरीय तट है उधर होता है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा इसके आसपास में होता है। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रुपये के की अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है। तो मतलब इसका संकल्पित लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है। अवमूल्यन का मतलब क्या है कि जो भी कुछ चुनिंदा विदेशी मुद्रा है उसके कंपैरिजन में अपने पैसे को वैल्यू को घटाना, यही अवमूल्यन कहलाता है। इस घटाने से होता क्या है कि निर्यात बढ़ जाता है, मतलब हमारे देश का जो सामान है वो दूसरे देश में ज़्यादा जाने लगता है, मतलब हमको उसे बेनिफिट होने लगता है। तो ऑप्शन ए तो आपका सही है। बी पढ़ते है कि विदेशी विनिमय से प्राप्ति। विदेशी विनिमय से प्राप्ति मतलब क्या, जब हमारे देश का निर्यात बढ़ता है दूसरे देश में बिकता है तो हमको विदेशी मुद्रा तो मिलेगा ही मिलेगा, तो बी भी सही है। तीसरा देखिए कह रहा है कि बढ़ते आय को रोकना, ठीक है बिल्कुल। देखिए निर्यात हमारा बढ़ेगा और जब हमारे पैसा का वैल्यू गिर गया है तो हमारे यहाँ सामान महंगा हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए जो पहले 80 रुपया मिलता था अब हमारे यहाँ वो चीज़ें 100 रुपया में मिलेगा, तो सामान महंगा हो गया। तो महंगा हो गया ना तो यहाँ इसका बिक्री क्या होगा कि कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मतलब दूसरे देश वाले क्या करेंगे कि निर्यात भी कम करेंगे, तो मतलब हमारे देश में आयात जो है वो कम हो जाएगा, आयात पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगेगा। तो ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है। तो सबसे पहले ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन लागू करने का मतलब प्रावधान है। उसके बाद ये राष्ट्रपति शासन मतलब किसी भी राज्य में तब लागू करते हैं जब वहाँ के गवर्नर जो है मतलब राष्ट्रपति को सूचित करते हैं कि अभी जो इस राज्य का कंडीशन है, यहाँ पे जो कुछ भी शासन प्रशासन चल रहा है वो संवैधानिक तौर तरीके से नहीं चल रहा है। तो उस स्थिति में मतलब क्या राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं राज्य में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान की उपलब्धों के अनुसार नहीं चल रहा है। जब संविधान में जो चीज़ें उपबंध है या उपलब्ध है, जो चीज़ें भी उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और लागू होने के बाद ये 2 महीने के अंदर संसद से मंजूरी इसको मिल जाना चाहिए। एक क्वेश्चन आप याद रख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक तो होता है यानी कि राष्ट्रीय आपात जो कि आपका 352 में होता है, दूसरा आपका होता है राष्ट्रपति शासन जो 356 में होता है, और तीसरा होता है आपका क्या कि मतलब जैसे कि वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात 360 में होता है। देखिए ये आपका राष्ट्रीय आपात है, ये लागू होने के बाद संसद से 30 दिन यानी कि 1 मंथ के अंदर इसको मंजूरी मिल जाना चाहिए। जबकि आपका राष्ट्रपति शासन के लिए 2 मंथ में मंजूरी मिल जाना चाहिए और वित्तीय आपात के लिए भी 2 मंथ में मंजूरी मिल जाना चाहिए। यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, यह ना पता चलते रहता है 1 में कौन है 2 में कौन है। तो आपको ऊपर वाला जो सबसे पहला है ना राष्ट्रपति मतलब जैसे कि देश के जो मतलब राष्ट्रीय आपात है उसके लिए 1 महीने के अंदर पास हो जाना चाहिए, और बाकी जो नीचे दोनों बच गया वो 2 महीने में मतलब संसद से उसको मंजूरी मिल जाना चाहिए। समझ गए बात। तो अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किसका नियुक्ति किया जाता है, तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग यानी कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अभी NK सिंह है 15वें वित्त आयोग है, कितना नंबर के 15वें वित्त आयोग NK सिंह है। और 3 में क्या है कि संघ क्षेत्र के मुख्यमंत्री, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिए। देखिए राज्य के जो मुख्यमंत्री होता है उसका नियुक्ति जो है गवर्नर के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद नंबर 164 के द्वारा। जबकि आपका संघ जो संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो मुख्यमंत्री होंगे जैसे कि अरविंद केजरीवाल हो गए ना संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो इनका जो नियुक्ति होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही। तो ऑप्शन 1 और 3 सही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा से। जैसे पहले योजना आयोग के रहते थे तो अब नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी है। और ये आर्टिकल याद रखिएगा, जैसे कि इसके लिए आर्टिकल जो होता है 239 के 1 होता है जो कि संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री के लिए नियुक्ति के लिए होता है। अगला देखिए, अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है
क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि जो यानी कि वस्तु पृथ्वी की ओर जो है गुरुत्वाकर्षित होता है। तो ये किसके द्वारा बताया गया था, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा ये पहले ही बता दिया गया था। ये यानी कि 7वीं सेंचुरी में जो बहुत बड़ा गणितज्ञ थे और इन्होंने बता दिया था कि जैसे कि मतलब जो भी कुछ है जो मतलब वस्तु है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है। जबकि ऑप्शन 1 की बात करें तो जैसे कि दशमलव हो गया, जीरो हो गया, इन सब के खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। वहाँ यानी कि वराहमिहिर क्या थे, तो ये एक खगोलविद थे, बहुत बड़े खगोलविद थे वराहमिहिर। ऑप्शन मिलाने वाला में कभी कभी आ जाता है कि वराहमिहिर क्या है, तो आपको खगोलविद के साथ इनका मिलान करना है। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिकी शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ग्वालियर में है, ठीक है, ग्वालियर में है। और इनके मतलब ये मतलब जैसे अंग्रेजों से लड़ते हुए इनका मृत्यु भी ग्वालियर में ही हुआ था, ठीक है। देखिए ये जो है ना मतलब जैसे कि इनके नाम पे जो है मतलब जैसे कि एक कॉलेज जो है की स्थापना जो हुआ था तो 1957 में हुआ था, उसको 1995 जो है क्या मतलब 1995 में इनको जो मतलब उस विद्यालय को जो विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हुआ था, ठीक है। मैंने कहा इन्हीं के लक्ष्मीबाई यानी कि के नाम पे जो है ना मतलब जो संस्था के मतलब जो कि स्थापना जो हुआ था ये 1957 में हुआ था और इसको जो विश्वविद्यालय का मान्यता मिला ये आपका 1995 में मिला। समझ गए बातों को। तो ये कहाँ पे, तो ग्वालियर में है और इसका स्थापना 1957 में और इसको मान्यता जो विश्वविद्यालय को मिला है 1995 में मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक युगीन सभा थे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि ज्येष्ठ लोगों के सभा जो था ये वैदिक युगीन सभा था। अगला आपका यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऐसे कितने देश हैं जो भारत के साथ उभयनिष्ठ सीमा साझा करता है, मतलब भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो 7 वो देश है जो कि उभयनिष्ठ सीमा साझा करते हैं, जैसे कि आपका बांग्लादेश हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पाकिस्तान, चौथे आपका नेपाल और 5वें भूटान और 6ठे नंबर पे क्या हो जाएगा कि अफगानिस्तान हो गया। एक और कोई छूट रहा है, देखिए बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, और भूटान हो गया और अफगानिस्तान हो गया, इधर से म्यांमार एक छूट गया, ठीक है। तो ये आपका 7 देश हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल, देखिए सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं ना कि देखिए सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं ये आपका अटर्नी जनरल के सहायता के लिए होते हैं। तो अटर्नी जनरल क्या होते हैं, तो एक बहुत बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं भारत सरकार के, और ये आर्टिकल 76 में मतलब इनके बारे में चर्चा किया गया है और ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो जब ये कानूनी अधिकारी है तो इनके सहायता करने वाले भी कानूनी अधिकारी होंगे, तो एक न्यायिक सलाहकार है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन, आगे हम लोग आंसर देखेंगे। कह रहा है कि यदि कोई सदस्य किसी राज्य विधानमंडल के सदस्यता के लिए निर्भरता से ग्रसित हो जाए तो उसकी सदस्यता पर निर्णय लेने का अधिकार किसे है। ये क्वेश्चन VVI लगा लीजिए, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, हम आपको इसको अच्छे से समझाते हैं नीचे चल के, मतलब जहाँ पे इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पे आप ये सिर्फ ध्यान रख लीजिए कि राज्य के विधानमंडल के सदस्य के बारे में किसके पास अधिकार है कि उसके मतलब जो योग्यता जो होता है ना उसके बारे में उसको मतलब निर्णय लेने का कि ये इसके योग्य है या नहीं है, इसके बारे में निर्णय लेने का। तो चलिए हम लोग देखते हैं 19 नंबर के आंसर के साथ डिस्कस करते हैं सब कुछ। देखिए सबसे पहले बात देखिए, विधानमंडल की बात हो रहा था, तो जब भी विधानमंडल की बात हो तो ये राज्य में होता है विधानमंडल, तो उसके जो मतलब सदस्य है MLA है उसका योग्यता है उसके लायक या नहीं है, इसके बारे में निर्णय जो कौन लेगा तो राज्यपाल लेगा। लेकिन ये किसके सिफारिश पे निर्णय लेगा, तो चुनाव आयोग के सिफारिश पे राज्यपाल उसके योग्यता के बारे में निर्णय लेंगे। ये आपका आर्टिकल या अनुच्छेद नंबर 192 में दिया गया है। समझ गए बातों को। जबकि यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आपको क्लियर रखना है, जबकि आपका दल बदल आयोग के आधार पर मतलब देखना होगा, दल बदल आयोग के आधार पर अगर निर्णय लेना होगा कि सदस्य की योग्यता सही है या नहीं, तब जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे वहाँ पे वो उसके बारे में निर्णय लेंगे। बात आप समझे या नहीं समझे, एक बार और रिपीट करता हूँ, समझिए ध्यान से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हुलबुली में समझिएगा, वहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए
सबसे पहली बात है कि कोई भी एमएलए है जो विधान मतलब जैसे कि विधानमंडल में बैठा हुआ है, ठीक है, तो विधानमंडल में जो है उसके बारे में योग्यता के बारे में निर्णय राज्यपाल लेंगे, ठीक है, कि उसकी योग्यता है उसके लायक या नहीं, लेकिन चुनाव आयोग के सिफारिश पर। जबकि दल बदल के आधार पर जो मतलब उसकी योग्यता के बारे में जो मतलब निर्णय लेंगे वो वहाँ के अध्यक्ष जो होंगे सभा के वो लेंगे। समझिए बातों को। और यही चीज़ें पालन सेंट्रल में भी होता है। जैसे कि जो संसद होते हैं, सांसद जो होते हैं संसद में बैठे होते हैं, तो उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं कि इनका योग्यता है या नहीं, तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लिया जाता है, जबकि उसका सिफारिश जो है चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। और फिर वहाँ पे भी दल बदल आयोग के मतलब दल बदल के आधार पे अगर किसी मतलब जैसे कि सांसद का योग्यता देखना हो तो वो संसद के अध्यक्ष जो मतलब वहाँ सभा के अध्यक्ष होंगे वही निर्णय करेंगे। तो बातों को समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यानी कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सर्वाधिक पुरानी शैली निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अभी तक शास्त्रीय नृत्य कितना है, तो 8 है। सबसे पुराना जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भरतनाट्यम सबसे पुराना है। और भरतनाट्यम को एक और नाम से जाना जाता है, तो सदीर के नाम से जाना जाता है। कुचिपुड़ी, ये भरतनाट्यम कहाँ के, तो तमिलनाडु के हैं। अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश के देवनीत के नाम से भी जाना जाता है। ओडिसी की बात करें तो ये आपका उड़ीसा के हैं। कथकली की बात करें तो ये आपका केरल के, और कथकली को युद्ध नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि जैसे कि आपका भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका यानी कि खिसकी है, तो किधर की तरफ खिसका है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम एगो मतलब भारत का दक्षिण वाला पार्टी है, हम ऐसे रफ में बताते हैं, आप ऐसे नहीं सोचिए कि भारत का ये मैप है, ठीक है। यहाँ पे हम तो मतलब थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा मतलब प्रैक्टिकली देखने से, ठीक है। और अफ्रीका कहाँ पे, तो आपको अफ्रीका देखिएगा तो लगभग कहाँ पे, यहाँ पे अफ्रीका है। तो ये भारत जो था ना पहले अफ्रीका के ही आसपास था, ठीक है। अब ये देखिए किधर की तरफ खिसक गया भारत, आप बोलिए कि सर लगभग ये उत्तर की तरफ खिसक रहा है, ऐसे ही ना उत्तर की तरफ खिसक रहा है लगभग, मतलब अब इधर नीचे मत गिरने दीजिए, ऐसे देखिए कि उत्तर की तरफ खिसक रहा है। तो ये आपको याद रखना कि भारत जो है किधर की तरफ, तो उत्तर की ओर खिसक रहा है। और ये जो प्लेट का जो विवर्तनी सिद्धांत जो दिया था किसके द्वारा, तो वेगनर के द्वारा दिया गया था, साइंटिस्ट वेगनर के द्वारा कि प्लेट के विवर्तनी सिद्धांत दिया गया था। और भारत पहले जो था अफ्रीका के आसपास था, इसीलिए अफ्रीका से बहुत जलवायु और बहुत कुछ जो है ना भारत को ये मिलता जुलता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में यानी कि रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ था। तो रेडियो प्रसारण प्रारंभ आपका 1927 में हुआ था, जबकि ऑल इंडिया रेडियो कब, तो 1936 में आया था। और आकाशवाणी जो शुरू हुआ था 1956 में शुरू हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि पूर्ण यानी कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। जानते हैं दोस्त, इसको जब लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या करते हैं ना कि पूर्ण स्वराज देखा और सीधे आंख मुन के 1929 में सीधे टिक लगा देते हैं। और भैया थोड़ा क्वेश्चन को आगे पढ़िए, समझ रहे हैं ना, आप सचिवालय बनने वाले, सचिवालय सहायक के अधिकारी बनने वाले हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस भी लगाया गया साथ में, पहला स्वतंत्रता दिवस। तो घोषणा जो है इसका पूर्ण स्वराज का 1929 में किया गया लाहौर अधिवेशन में, जहाँ पे अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। लेकिन इसका प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा फहरा करके मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1927 में हुआ था। और ये 1921 से 27 के बीच में बन के तैयार हुआ था। जबकि इसका घोषणा जो है पार्लियामेंट बनने का 1911 में हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था, उसी में इसका घोषणा किया गया था। अगला 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्वराज आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा स्वराज आंदोलन का शुरुआत किया गया था भारत में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि यानी कि चित्तरंजन दास जी के द्वारा जो गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बिहार में 1922 में, उसकी अध्यक्षता भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। हम बियोस चंद्र बनर्जी की बात करें तो ये कांग्रेस के पहले मतलब अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी जो है ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें, तिलक यानी कि जो जैसे कि इनके बारे में तो कई बार बात कर चुके हैं, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में, तिलक के बारे में इन लोगों ने क्या किए थे कि होम रूल लीग को भारत में मतलब एक स्थापना किए थे और उसको मतलब आगे की तरफ उस संस्था को बढ़ाए थे। अगला देखिए, अगला जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यानी कि
पालघाट निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ता है? तो पालघाट किसको जोड़ता है? तो ये आपका केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट। और दो और चीज़ पूछा जाता है जैसे कि थालघाट और भोरघाट, ये कहाँ पे? तो ये भी आपका महाराष्ट्र में है। अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर कर देते ताकि अच्छा से दिख सके। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मसाला की खेती कहाँ पे होता है। तो केरल में मैक्सिमम मसाला की खेती होता है। और केरल में आपको ये भी पता है कि ये पश्चिमी घाट में पड़ता है और यहाँ पे वर्षा बहुत, मतलब यहाँ पे गर्मी भी पड़ता है और मानसून आता है तो सबसे पहले वर्षा यहीं पे होता है। तो गर्म तो होगा ही वो क्षेत्र, लेकिन वर्षा के वजह से आर्द्र भी होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 10% क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो कि आप कहीं नहीं पढ़े रहिएगा और रहेगा बड़ा आसान, तो इसी तरीके से सोचिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गुरु नानक देव की रचनाओं को विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो देखिए आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक जो है ये आपका लेन देन से रिलेटेड काम करता है, जो पैसा का लेन देन होता है उससे। इनको इन चीज़ों से, जैसे कि जो धरोहर चीज़ें हो गया, इनसे इनको कोई मतलब नहीं। यूनिसेफ क्या है? ये बच्चों के देखभाल के लिए ये संस्था है। WHO स्वास्थ्य से देखभाल के लिए। तो ऑप्शन बी बचा, जो कि यूनेस्को क्या है? विश्व धरोहर की संस्थाओं को देख रेख करता है। तो उसी में से एक ये भी आ जाए कि गुरु नानक जी के जो रचना है उसको क्या किया जाए कि बहुत सारे भाषाओं में प्रकाशित किया जाए। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर थे? तो मतलब 24 टोटल तीर्थंकर थे, तो अंतिम से एक पूर्व कौन हो जाएंगे? 23वें नंबर के हो जाएंगे, तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर हम 24वें नंबर की बात करें, जो अंतिम थे ये महावीर थे। और ऋषभ देव की बात करें तो ये पहले नंबर के थे। ठीक है, ऋषभ देव। अगर हम भद्रबाहु की बात करें तो ये भी एक जैन धर्म से ही रिलेटेड थे। और ये जब अकाल पड़ा था उत्तर भारत में थे, दक्षिण भारत में चले गए थे कर्नाटक में, और 12 वर्ष के बाद ये वहाँ से लौटे थे और इनको दिगंबर कहा गया। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इधर की तरफ होगा, हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। कह रहा है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश डैश में है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राचीनतम लगा है। इस बातों को देखिए, बहुत लोग इसमें भारतीय विश्वविद्यालय देखते हैं, नालंदा पे भी टिक लगा देंगे। ठीक है, तो आप भी अगर लगा दिए ध्यान से सोचिए, यहाँ पे तक्षशिला होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत पहले की अगर बात करें तो ये जो अभी पाकिस्तान है ये सब जो है ना, मतलब कहाँ था? तो भारत का ही अंश था। और यहाँ पे प्राचीनतम पूछ रहा है, अभी का नहीं पूछ रहा है। अगर अभी का पूछता तो नालंदा हो जाता। तो प्राचीनतम अगर पूछ रहा है अवशेष तो ये तक्षशिला हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नालंदा की बात करें तो कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया है। विक्रमशिला की बात करें तो धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया है। ये पाल वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे कि आपका 32 नंबर क्वेश्चन है और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे यानी कि व्यय कर सकता है? तो आकस्मिक निधि में जो भी धन होता है, राष्ट्रपति को उसको निकालने के लिए किसी से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये राष्ट्रपति के फंड में होता है। ठीक है, तो देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि संसद से स्वीकृति के पूर्व, मतलब ठीक है, तो मतलब इसमें संसद, इसका मतलब क्या है कि संसद को स्वीकृति के में कोई ज़रूरत नहीं है, उसको मतलब राष्ट्रपति जी बिना संसद से पूछे ही इस धन को निकाल सकते हैं। और ये आपका राष्ट्रपति को ये अधिकार 267 नंबर आर्टिकल के द्वारा मिलता है। और ये कब निकाल सकते हैं? जैसे कि देश में कोई आपात हो गया, बाढ़ आ गया, तूफान हो गया, जैसे मतलब अर्जेंट में ज़रूरत है तो वहाँ से वो धन निकालेंगे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर हम बात करें कि संसद के स्वीकृति के बाद कौन सा, तो संचित निधि से धन निकलता है, जो कि आपका अनुच्छेद नंबर 266 में दिया गया है। आप ये दोनों अनुच्छेद को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखिए, अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि अपने मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के तुलना में कम करना ही अवमूल्यन कहलाता है, जिसकी वजह से हमारा निर्यात बढ़ जाता है, आयात घट जाता है, हमें विदेशी मुद्रा को प्राप्ति होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोने के संदर्भ में मुद्रा के मूल्य में कमी करना। देखिए अब यहाँ ये भी लिखा रह सकता है, सोने जैसे लिखा है ना, तो यहाँ पे ये भी लिखा रहता है जैसे कि विदेशी फॉरेन जो मुद्रा है, जैसे कि डॉलर हो गया, यानी कि मतलब इस टाइप के जो भी मतलब जो
हार्ड करेंसी है तो उस टाइप की जो भी मुद्रा है उसके संदर्भ में लिखा भी हो सकता है या सोने के संदर्भ में भी लिखा हुआ हो सकता है आपका ऑप्शन। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। क्या कह रहा है कि भारत का मैग्ना कार्टा। देखिए मैग्ना कार्टा जो है संविधान का, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि आपका मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है और ये अनुच्छेद यानी कि 12 से 35 के बीच में है। जबकि अगर हम ऑप्शन ए की बात करें 4 के, तो ये 36 से लेकर के 51 में और DPSP इसमें आता है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक का सिद्धांत इसमें है। ठीक है, हम सी की बात करें जैसे कि भाग 2 के, तो इसमें नागरिकता दिया हो जो कि 5 से 11 के बीच में है। और भाग 5 की बात करें तो संघ का जो भी शासन है वो इसी में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 के बीच में। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर कह रहा है कि कब और किस महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1835 के, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये निर्णय लिया गया था। यहाँ पे लॉर्ड मैकाले होना चाहिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड मैकाले कर लीजिएगा। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये निर्णय लिया गया था। अगर हम बात करें मतलब वेलेजली का, तो इसके द्वारा सहायक संधि चलाया गया था और इसका ये कार्यकाल गलत है, ये नहीं, कार्यकाल इसका होगा 1795 से 1805 के बीच में। ठीक है, अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी के, तो इसका कार्यकाल 1848 से 56 के बीच में रहा था और ये इनके मतलब समय में जैसे कि रेल हो गया, डाक टिकट हो गया, तो ये सब चलाया गया था। और लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति जो था ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से निहारिका किसे कहा जाता है। तो देखिए निहारिका जो है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जैसे कि तारक पुंज को निहारिका कहा जाता है, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ठीक है, निहारिका बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है, तो तारक पुंज को क्या निहारिका कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी चट्टाने में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए मतलब चलते आ रहा है। कहने का मतलब क्या है ना कि कौन सा ऐसा चट्टान है, मिट्टी है जिसमें क्या कि खाद नहीं देना पड़ता है, लेकिन उसमें कृषि के मतलब बहुत अच्छे होता है, उपज होता है। तो ऐसे मिट्टी जो होगा, जलोढ़ मिट्टी तो एक होगा ही होगा। तो देखिए यहाँ पे जलोढ़ तो है, लेकिन जलोढ़ के साथ लेटराइट लगा है, तो लेटराइट बिल्कुल बहुत कम उपजाऊ होता है। लेकिन यहाँ पे जलोढ़ के साथ क्या लगा था, काली मिट्टी लगा है। काली मिट्टी कहाँ, जैसे कि बम्बई, गुजरात, इस समय काली मिट्टी पाया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि मतलब जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, ये नदी के किनारे तट में पाया जाता है। और जो नदी में बाढ़ आता है उसमें जो भी पाखी मिट्टी आता है वो रख देता है मिट्टी के ऊपर, वो अब पानी फिर चल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। भारतीय मृदा यानी कि मृदा की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस चट्टान से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, परतदार चट्टाने से उसका निर्माण हुआ है। अग्नेय चट्टान की बात करें तो जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर से निकलता है, जब ये जम जाता है तो अग्नेय चट्टान होता है। ठीक है, अगला आपका 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2022 का यानी कि प्रिट्जर आर्किटेक्चर मतलब जो प्राइज है ये किसे देने का ऐलान किया गया। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए एक तो होता है पुलिट्जर पुरस्कार होता है, एक प्रिट्जर पुरस्कार होता है। ठीक है, तो प्रिट्जर पुरस्कार जो होता है ना, ये आपका आर्किटेक्चर के मतलब फील्ड में मिलता है, जो वास्तुकला होता है उस फील्ड में मिलता है। और जबकि आपका पुलिट्जर पुरस्कार जो होता है ये आपका पत्रकारिता के फील्ड में मिलता है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे इसको पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो ये मिला है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फ्रांसिस केरे को मिला है। किसको मिला है, केरे। आप इतना याद रखिए, इसलिए हम इसको घेर दिए, केरे को मिला है। मतलब जो वास्तुकला के फील्ड में जो मिला है 2022 का पुरस्कार, ये केरे को मिला है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे जो प्रदूषित देश है वो कौन सा है। तो सबसे प्रदूषित देश है आपका बांग्लादेश है। भारत इसमें 5वें नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आपका चाड, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, चौथे पे कजाकिस्तान और 5वें नंबर पे भारत आता है। दोस्तों इस सेट के अंदर जो है आपका 75 क्वेश्चन है, जिसमें आपका 50 जो है आपका जीके और करंट अफेयर सब कुछ को मिला करके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ, और 25 आपका साइंस का है। हम एक ही वीडियो में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब वीडियो ये थोड़ा सा बड़ा हो ही गया होगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन हम आपको अच्छे से बता दिए, 35 क्वेश्चन हम आपको इसी टेस्ट का अगले वीडियो में दे देंगे। दोस्तों देखिए
मतलब एक्सप्लेनेशन में अगर कंजूसी कर देंगे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, जो कि मेरा मन नहीं रहता है करने का। ठीक है, हो सकता है कि एक वीडियो के बदले 2 हो जाए। आप देखिए ना, आपको बेनिफिट अच्छा हो इससे मतलब है ना, टाइम काटना थोड़ी है, टाइम को अच्छे से मेहनत में उसको बदलना है। आप देखिए कि जितना 40 क्वेश्चन कराए ना, इसको कम से कम आप 100 क्वेश्चन मान करके चलिए, और सभी बेहतरीन क्वेश्चन और सब कुछ हम आपको अच्छे से समझाने का भी हम अपने अकॉर्डिंग पूरा कोशिश किए। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और एक बात हम आपको और कहना चाहेंगे, आप इतना मन लगा के पढ़िए ना कि जिस दिन मतलब आपका रिजल्ट आए ना, उस दिन ये ना सोचना पड़े कि काश थोड़ा और पढ़ लिए रहते। आपको उस दिन ये लगे कि बाप रे कितना ज़्यादा पढ़े थे जो मेरा रिजल्ट आया। समझ गए ना? तो उसको अभी से आप मतलब एकदम जगा करके अपने दिल में रखिए, क्योंकि देखिए पीटी में 5 ही गुना लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा। समझ गए ना बातों को? 9 लाख लोग हैं, और आपका कंपटीटर जो है सीजीएल वाले सारे बच्चे हैं, बीपीएससी वाले सारे बच्चे हैं, वो सब आपके कंपटीटर है। तो आपको पूरे धक्का लगाना है। ये 40 दिन जो भी आपका बचा हुआ है ना, 30 से मतलब 35 से 40 दिन जो कुछ भी बचा है, उसको आप एक जगह ना लिख करके रखिए, स्टार्ट के एक एक दिन उसमें से काटते जाइए, आप उसको कट करिए और देखिए कितना दिन बचा। इतने दिन में आपको पढ़ना भी, रिवीजन भी करना है। ठीक है, और जो आपको अभी इधर उधर ज़्यादा डाइवर्ट ना हुई, जो आपको ऑथेंटिक चीज़ें दे रहा है ना, वहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम दे करके, और बकवास जगह पे बिल्कुल नहीं जाइए जहाँ पे आपको मतलब दुनिया भर के इंटरटेनमेंट में ही आपका टाइम खराब हो जाएगा। वहाँ पे आप मत जाइए। आप जहाँ पे अभी सोकर चीज़ें मिलता है ना, उसको देखिए, और किताब को भी थोड़ा सा देखिए, और इन सब वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा है, ये हम आपको पूरा निश्चित रूप से भरोसा दिला रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।